अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी सुबह बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत और खुशगवार होगी। और आपकी सुबह को और आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए जनाब हम आ गए हैं आपके पास, आपके घरों में, आपकी स्क्रीन्स पर। तो आई एम श्योर कि आपका दिन जो है वो बेहतरीन अंदाज में तो शुरू हो चुका होगा, साथ ही साथ जो है वो आप अपने काम काज से भी जो है वो फारिग हो चुकी होंगी। स्पेशली हमारी ख़वातीन, क्योंकि इस टाइम उनको थोड़ा सा मी टाइम मिलता है जहाँ वो रिलैक्स कर सकती हैं, अपने साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकती हैं। जब हम खुद की बात करते हैं और ख्याल रखने की बात करते हैं तो हम हमेशा से जो है अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स, अपने दोस्त, अपने हल्का अहबाब का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद से मोहब्बत करना, खुद का ख्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद में, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगी, जब अपना ख्याल खुद रखेंगी, तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकती हैं। तो अपने दिन की जितनी भी मसरूफियत है उसमें से 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे ज़रूर निकालें जब रिलैक्स हों, अपने आप को टाइम दें, खुद का ख्याल रखें, क्योंकि जितनी खूबसूरत आप दिखेंगी उतना ही खूबसूरत आप अपने माहौल को, अपने घर को और अपने माशरे को बना सकती हैं। हमारी ख़वातीन का हमेशा से हमारी सोसाइटी में बहुत अहम किरदार रहा है, और जैसे कि अल्लाह पाक ने औरत को बहुत मजबूत पैदा किया है, तो उसकी मजबूती जो है उसकी शख्सियत से झलकनी चाहिए। तो कोशिश करें कि जितना आप अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं, चाहे बेटी, बहू या बीवी की सूरत में, इसी तरह से आप जो है वो खुद का ख्याल रखें। हमेशा से हम देखते हैं कि स्पेशली हमारी मदर्स खुद को बड़ा निगलेक्ट कर देती हैं, सिर्फ अपने घर के और घर वालों के और इर्द गिर्द जितने रिश्तेदार हैं उनके ख्याल में, उनकी फ़िक्र में अपनी फ़िक्र करना भूल जाती हैं। तो ये एक रिमाइंडर भी है, और क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का ख्याल रखें, तो कोशिश करें कि जैसे आप दूसरों का ख्याल रखती हैं इसी तरह से खुद का ख्याल रखें। खुद की जितनी भी बेटरमेंट है उस पर सर्व करें। आपके पास जो है जितनी भी सहूलियात हैं उसको जिस तरह से बरोकार ला सकती हैं, उसके अंदर रहते रहते अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, क्योंकि जब आप खुद से मोहब्बत करेंगी, अपना ख्याल रखेंगी, तभी आप दूसरे का ख्याल रख पाएंगी। और अल्लाह करे कि आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी की तमाम बहारें देखना नसीब हो और आपके लिए अल्लाह पाक ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। इसी अच्छी बात के साथ कि आप जो है जहाँ रहें खुश रहें। अगर सफ़र में है कोई तो अल्लाह पाक आपके लिए आपके सफ़र को आसान करे, आमीन। मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम के साथ बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस भी जो हैं वो आके हमें मुतासिर करते हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सनस्क्रीन को ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। शहरी फैसलाबाद का मौसम कैसा है और किस तरह से आप अपना दिन भर का जो प्लान कर सकते हैं, अपनी जो भी मसरूफियात है उसको किस तरह से स्केड्यूल कर सकते हैं, इसी हवाले से आपको अपडेट करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। फैसलाबाद का मौसम जो है बड़ा ही खुशगवार दिखाई दे रहा है। जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी तो बड़ी एक अच्छी सी धूप भी निकली है। तो अगर दर्जा हरारत की बात कर लें तो आज फैसलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका मतलब ये है कि आज बड़ी सौंधी सौंधी सी जो है वो धूप निकली हुई है और आप बड़े अच्छे से अपने घर से बाहर निकल के अपने काम काज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि सर्दियों में अगर हल्की सी धूप निकली है तो आपका मूड भी बड़ा फ्रेश रहता है, बड़ा अच्छा फील करते हो और आपका जो दिन है वो बड़ा अच्छा गुजर जाता है। स्मोक जो है अब वो कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शाम के औकात में जाके थोड़ा सा हमें फील होता है। तो स्मोक से अभी भी बचिए, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बार बार मैं ये चीज़ कहती हूँ अपने हर प्रोग्राम में कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ना सिर्फ स्मोक से बचने के लिए बल्कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी बढ़ चुकी है, तो उस आलूदगी से बचने के लिए अपने आप को महफूज रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। और सूरज तो बहुत ही खूबसूरती से जो है वो चमक रहा है, बहुत ही एक प्यारा सा वेदर दिखाई दे रहा है शहर का। तो आप कोशिश करें कि दिन भर की आपकी जितनी भी मसरूफियात है उसको जो है अच्छे से प्लान करें, अपने जितने काम है उसे अच्छे से निपटाएं और बस खुश रहें। और दिन भर का आपका जितना भी स्केड्यूल है वो अल्लाह करे कि बहुत खुश असलूबी से कंप्लीट उसे कर सकें और एक अच्छा दिन आप गुजारें। अपने माशरे की बात करें तो माशरे में हमेशा से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अहम
किरदार रहता है हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे स्कूल का, क्योंकि यहाँ से हमारी ऐसी शख्सियत बनती है, ऐसी चीज़ें हम सीखते हैं जिसे हम थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ आगे लेकर चल सकते हैं। सियासत के हवाले से बात करें तो सियासत का भी एक जो हिस्सा है, जो एक झलक है, वो हमें हमारे इदारों में दिखाई देती थी स्टूडेंट विंग्स की सूरत में। स्टूडेंट विंग्स जो थे वहाँ पे बड़ी सियासत सरगर्म रहती थी, जो स्टूडेंट से बड़ा बढ़ चढ़ के माजी में हिस्सा लेते थे, और बहुत बड़ी बड़ी जो है पाकिस्तान की शख्सियत जो हमने देखी कि इन्हीं विंग से निकल कर आगे आई और आज सियासत में जो है बड़े आसान अंदाज में सर्व भी कर रहे हैं और मुल्क की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर चंद अहम शख्सियत के नाम लें तो फैसलाबाद से फारूक हबीब हैं, और अगर देखा जाए तो बड़े एक मशहूर हमारी शख्सियत है जो डिफरेंट तरह की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, मुराद सईद हैं, ताहिर जमील हैं। ये वो नाम हैं जो इन्हीं इदारों से निकले हैं, इन्हीं विंग से निकले हैं और बड़ा ही सरगर्म रहते थे सियासत में यूनिवर्सिटी की, और आगे बढ़ चढ़ के जो है वो मुल्की हालात को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिस तरह से टाइम गुजरता है, विंग्स तो मौजूद हैं लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत मांद पड़ गई। इसके पीछे की क्या वजह है और इन विंग्स को बनाने का क्या मकसद था, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मिजाज कैसे हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम रहमत उस ज़ात की। चलें, अल्लाह करे कि इसी तरह से आपकी ज़िंदगी गुजरती रहे। और हम देखते हैं कि बिलाल, हमारे तलीमी इदारों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार होता है। हम यहाँ से अपने मुस्तकबिल को बहुत चमकदार भी बना सकते हैं और किसी गलत डायरेक्शन में भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। इन्हीं इदारों में जो स्टूडेंट विंग्स थी वो बहुत मुतहर्रिक हमें दिखाई देती थी एक टाइम पे, लेकिन अब उस तरह से जो है उनमें एक्टिविटीज़ नहीं हैं, उस तरह से वो एक्टिव नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह है? अच्छा, ये मौजू बड़ा ही अहमियत का हामिल है क्योंकि इस वक्त इलेक्शन सर पे आ चुके हैं। हर जमात ने नारा लगाया हम यूथ के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे यंग नौजवानों के नाम थे, फैसलाबाद से मियां फारूक हबीब हैं या बेशतर ऐसे नाम थे जो कि स्टूडेंट यूनियन से निकल के आए। पाकिस्तान मुस्लिम नून में चले जाएं तो ख्वाजा साद रफीक एक बहुत तवील उनकी सर्विंग है यूनियंस के अंदर, और इन यूनियंस को मजबूत करने वालों में से वो हैं। सड़कों पे एहतजाज करना, स्टूडेंट्स के हक के लिए बाहर निकलना, जमहूरियत के हक के लिए बाहर निकलना, इनकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PSF पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन मशहूर है, MSF की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो मुस्लिम लीग की मशहूर है, ISF तहरीक इंसाफ की मशहूर है, जमात इस्लामी की जो इस्लामी जमीयत तलबा है ये द मोस्ट पावरफुल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मोहल्ले वकू देखें तो आज से एक दहाई पीछे चले जाएं तो 10 साल पहले किरदार बहुत डिफरेंट थे, ये बड़े बड़े नाम निकल रहे थे। हम आज देखते हैं कि हमारी सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नारा लगा चुकी, यूथ का बहुत सारी जमातें लगा, लेकिन यूथ लीडरशिप लाने में नाकाम रही। फैसलाबाद में शेख यूसुफ देख लें, आपने मियां फारूक हबीब का नाम लिया, आबद शेर अली जैसे नौजवान अपनी दौर में, और इन्होंने स्टूडेंट यूनियंस को मजबूत भी किया जब ये फर्स्ट टाइम MNA बने, उनके साथ लिंक में थे, क्योंकि जितने नौजवान मेंबरान असेंबली होते हैं तो उतने ज्यादा नौजवानों को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो ये बड़ा एक खूबसूरती होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट होता है? प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि आज से पहले जब 1947 में देखें तो यूनियंस ने तो पाकिस्तान बनाने के अंदर भी किरदार अदा किया था। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन तब से चलती आ रही है, जिन्होंने कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और ये हरावल दस्ते ने उनके इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। यूनियंस का तस्वर आज भी सही है, अच्छा है, बिलाशुबा कोई एक फर्द वाहिद या कुछ शख्सियात ने उस पूरे तस्वर को खराब किया है तो वो शख्सियत खराब है, वो तस्वर खराब नहीं हुआ। आप आज भी बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, दीगर यूनिवर्सिटीज में जाके देखें आलमी सतह के ऊपर, वहां यूनियंस मौजूद हैं, वहां पाकिस्तान सोसाइटीज हैं, इंडियन सोसाइटी है, बांग्लादेशी सोसाइटी है, इनका कोलैब जब होता है तो मुख्तलिफ सोसाइटीज बनती हैं। अच्छा, अब जब ये होते थे तो कभी भी स्टूडेंट का जो हक है वो नहीं मारा जाता था। स्टूडेंट के हक में आवाज बुलंद होती थी, स्टूडेंट की फीस बढ़ती थी तो ये आगे खड़े हो जाते थे, स्टूडेंट के लिए कुछ ना हक होता था ये खड़े होते। और बेसिकली यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। माजरत के साथ, मैं खुद यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील हूं, पढ़ के यूनिवर्सिटी से आया हूं, हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बड़ी बदमाश बन गई हैं। मैं लफ्ज दनिस्ता तौर पे बदमाश इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं तो चैलेंज करता हूं कि कोई भी मीडिया वाले तो हम बहुत दूर चले, क्योंकि हमारा तो नाम हमारे तो माथों के ऊपर लिखा हुआ है कि इनको तो अंदर एंटर होने नहीं देना ना, ये एंटर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या अंदर फसाद बर्पा कर देंगे। बेसिकली हम वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हैं, हमारा काम है कोई मसला है तो उनकी आवाज सुनना।
अब मैं कुछ 1-2 हफ्ते से आवाजें उठ रही हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर कुछ तालबात को हरासा किया जा रहा है, वो 1-2 डिपार्टमेंट्स की लड़कियां हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू भी नहीं लिया जा रहा क्योंकि वो उन तक अप्रोच नहीं दी जा रही, और ना आप यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। सेम एग्रीकल्चर के अंदर फीसिस के अंदर बच्चे एहतजाज करें, पिछले साल इन्हीं सर्दियों के दिन बच्चों के साथ कुछ वादे किए गए, फर्शों के ऊपर, ठंडे फर्शों के ऊपर वो अपने टेंट लगाकर वहां लेटते रहे। मैं यूनियंस और यूनिवर्सिटी दो इक्वली देखता हूं। देखें, पहले दौर में अगर मैं देख रहा हूं, मैं एक यूनिवर्सिटी की जब बात कर रहा हूं, फैसलाबाद का एक बच्चा है शाबान तारिक, चौधरी शाबान तारिक, हमारे सूतर मंडी के सीनियर वाइस चेयरमैन है चौधरी रमजान, उनका वो बेटा है, चौधरी शाबान उसका नाम है नौजवान का। वो यूसीएल, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंदन की हिस्ट्री के अंदर पहला स्टूडेंट है जो ट्रेजरर बना है, और पहला स्टूडेंट है जो पाकिस्तानी ट्रेजरर बना है, पहला एशियन स्टूडेंट है जो ट्रेजरर बना है। कितना बड़ा वकार है। ट्रेजरर जो उनकी मेन हिरार्की है, उस कमेटी के अंदर 3 बच्चे होते हैं, एक ही है। वोटिंग हुई, ये पहले दिन ही इतने वोट ले गया कि पहले दिन ही बन गया, इवन के वोट 1 हफ्ता चलते हैं। मैंने उसका इंटरव्यू किया, मेरे लिए बायसे फख्र था कि मेरे फैसलाबाद का नौजवान है, मेरे पाकिस्तान का नौजवान है, और हमारे खित्ते एशिया का नौजवान है। मैंने उससे शाबान से पूछा, उसने कहा जी मुझे लगा कि हमें रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है वहां, क्योंकि जो पाकिस्तानी यूके बॉर्न बच्चे हैं वो इसलिए तकदो नहीं कर रहे। अच्छा, इस बच्चे ने यहां मेहनत की, मैं चौधरी साहब उनके वाले साहब से बात की, वो वाले साहब भी यहां, अब देखें सूतर मंडी की सियासत के अंदर है। बेसिकली आप नौजवान को इंकरेज करें कि वो अपने हकूक की राइट्स को जाने। आज आप बात कर रहे हैं कि वोट 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 का हक, आपका नौजवान वोट ही नहीं कास्ट करना चाहता। 65% पॉपुलेशन है आपकी वोट, आपकी नौजवानों की, और आपका टर्न आउट 50% ऊपर नहीं जा रहा होता टोटल का, यानी कि आपका टोटल नौजवान इनकरेज नहीं है। आप पूछें, मुझे छोड़ दें, किसी भी नौजवान से पूछें वोट डालने जाएंगे, वो कहेंगे किसे डालना है, क्यों डालना है, जहां बोलने की आजादी नहीं है, जहां वोट डालने की आजादी नहीं है। बेसिकली आपने उनको माहौल प्रोवाइड करना है। अब एक रियासत है जहां जमहूरियत है, एक यूनिवर्सिटी है जहां आमराना सोच चल रही है। क्यों? अब मैं इसके पॉइंट्स की तरफ आता हूं। जिस शख्स की ड्यूटी लगानी चाहिए स्टूडेंट से बात करने की, वो होना चाहिए उस्ताद। उस्ताद होता है शफीक, उस्ताद होता है प्यारा, उस्ताद करता है प्यार से बात, उसकी तलखी भी जो होती है वो बड़े प्यार से स्टूडेंट समझ आते हैं। हमें समझ आती रही, वो मार भी दे, मैं तो कहता हूं मार भी दे हमें थोड़ा सा, तो हम कहते हैं यार उस्ताद ने समझाया है, आज समझ आ रही, जो उस्तादा ने को 2-3 लगाई होंगी वो काम आई हैं। लेकिन लगाया किनको जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोगों को, जिनका तालीम से ताल्लुक कोई नहीं होता। वो क्या करते हैं? डिक्टेटरशिप। आप यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकते, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आप यकीन करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जलाल आरिफ ने मौकफ दिया, मैं खुश हुआ कि उन्होंने मौकफ डिफरेंट दिया। उनका बच्चे हैं, जाने नहीं देने, हमने बिठा के बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ही एक शख्स है जो कहता है, कॉल करके उनके घर में ये दहशतगर्द हैं। आप ये तसव्वुर तो करें, मेरे घर फोन करके कहा जाए मेरे वालिदैन को आपका बच्चा दहशतगर्दी कर रहा है, वो क्या तसव्वुर होगा? वालिदैन हिल जाएंगे कि बच्चे बेटा जब बेटी किस काम में लग गई है। तो आप ये देखें कि यूनिवर्सिटीज में हम क्या तालीम तदरीस गाह बोलते हैं, इल्म का उसे महवर बोलते हैं कि इल्म के जेवर से आरास्ता होने के लिए बच्चों को भेजते हैं। आप कौन सा इल्म दे रहे हैं? आप तो उनकी तरबियत की बजाय बिगाड़ पैदा करें। जिस बच्चे को आज उसके हक से रोका जाएगा वो क्या करेगा? बिल्कुल, हालांकि इन स्टूडेंट यूनियंस का मकसद जो है वो लीडरशिप को जो है वो आगे फ़रोग देना था, ताकि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा हो, उनको पता हो कि किस तरह से, क्योंकि एक बॉसी बिहेवियर में और लीडरशिप में जो है वो फ़र्क होता है। लीडरशिप क्वालिटी मैं भी समझती हूँ कि हर किसी में नहीं होती हैं, उसको पॉलिश करना और उसको आगे बढ़ाना जो है वो कहीं ना कहीं ये यूनियंस बहुत अहम किरदार उसमें अदा करती हैं। क्या यही वजह है कि आज के नौजवान में जो है वो हमारे यहाँ लीडरशिप क्वालिटीज़ की बहुत कमी है? देखिए, जो पॉइंट में बोल रहा था, जब आप फ्रीडम टू स्पीच के ऊपर उसका लेक्चर दे रहे हैं, वो क्लास में बैठा, मैं भी पढ़ के आई हूं, आप भी पढ़ के आई होंगी, सारे पढ़ के हैं, फ्रीडम टू स्पीच का लेक्चर दे रहे हैं, हमारे दिमाग पका दिए हैं। और जब मैं उसको प्रैक्टिस करने का मुझे रोक दिया गया, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे रोक दिया गया। तो फिर आप बताएं, जिस चीज को हम तो ये चीख के कह रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो रुकावटें हैं, क्योंकि आप एक छोटी सी प्रैक्टिकल नहीं होने दे रहे। जब आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे तो उसके सामने दीवार आ गई। अब ये आहनी दीवार जो है ना उसको सप्रेस कर रही है। अब बेटियां तो हमारी बहनें तो होती बड़ी मासूम सी हैं, उनको तो सिर्फ इतना कह दिया जाए आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया, वो सहम जाती हैं। आप कुछ हमारे जैसी कोई खर दिमाग होंगी, वो डट जाएंगी वहां के, नहीं जी हमें हमारा राइट चाहिए। लेकिन उनको भी सपोर्ट अच्छे कोलीग्स की होती है, अच्छे क्लास फेलोज की होती है, अच्छे वालिदैन की होती है कि बेटा ये आपका राइट है। आज यहां रुक गई तो कल आपने प्रोफेशनल लाइफ में भी झुकोगी। अगर यहां आप रुक गई तो कल आप शादी वाले घर में जिसमें जाओगी वहां भी कॉम्प्रोमाइज करोगी।
हक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपका हक है, बच्चों का राइट जो है। मैं खुदारा रिक्वेस्ट करूंगा यूनिवर्सिटी से कि मैं नाम लिया ना डॉक्टर जलाल अर्फ का, डॉक्टर नदीम सोहेल का नाम लेता हूं जिस यूनिवर्सिटी में शफीक लोगों के पास जब आप बैठे आपको सुकून महसूस होता है। वो तलबा और तालबात को एंगेज करते हैं। यूनियंस की शक्ल में उन्होंने लिटरेरी सोसाइटी बना थी, कुछ सोसाइटीज बनाई ताकि बच्चे एंगेज हों, बच्चे दूसरी एक्टिविटी से में बाहर आए। देखें अगर यूनियन भी है तो क्या यूनियंस के साथ ये नहीं किया जा सकता, उन यूनियंस को बैठा के समझाया जाए बेटा आपका ये काम, आप प्रोटेस्ट करें हम सुनेंगे। कितना मुश्किल है कि एक तंजीम या एक स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है, आप उनको सुन लें, उनके जायज मुतालबात सुन लें। अगर वो बच्चे तल्ख बोल रहे हैं तो मुझे तो खुशी होती है। क्यों? मैं ये नहीं बोलता वो बदतमीजी करें, मैं कहता हूं जब तल्ख बोलते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान के नौजवान में अभी इस चीज के जोश मौजूद है, वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। नौजवान का खून जोश ना मारे तो समझ लें ये खून जो है वो सफेद हो चुका है और ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिन बच्चों में आज ये करेज है कि वो अपनी तकदीर बदलने के लिए, अपने हालात बदलने के लिए, अपनी चीजों को रिफॉर्म करने के लिए बाहर निकल सकते हैं, हां मुझे खुशी होती है कल पाकिस्तान का मुकद्दर इन लोगों के हाथों में है जो कुछ करना जानते हैं। क्या हमारे दीन ने यह नहीं कहा कि जो बुराई है उसके खिलाफ सबसे पहले, अब 3 दर्जे हैं, सबसे पहले हाथ से रोको, दूसरा जुबान से रोको, तीसरा दिल से बुरा जानो। आप तो इनको तीसरे पे भी नहीं खड़ा होने दे रहे कि बस दिल में बुरा जानी जाए और आपने जुबान से नहीं बोलना। जो यूनिवर्सिटी, जो दर्सगाह ये नहीं बता पा रही कि आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते, तो वो तो दीन में और ईमान में खुद कमजोरी पैदा कर रही है। तो ये तलबा और तालबात कैसे मुल्क का मुस्तकबिल बनाएंगे? इससे थोड़ा सा आगे चलें अब एक कदम। तो आप कहते हैं कि हमारा बच्चा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? मैं बच्चे की कमजोरी नहीं कह रहा हूं, उसकी ट्रेनिंग इतनी कमजोर की गई है कि उसे सिर्फ तनकीद सिखा दी गई है पाकिस्तान के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब उसको जो पढ़ाया गया वो प्रैक्टिस नहीं करने दिया गया तो उसने अपने हालात का रोना रोना है। पाकिस्तान में क्या है, मुझे तो यहां कुछ करने नहीं दिया जाता, अगर उसे करने दिया जाए तो उसे पता होगा एड़ियां रगड़ूंगा तो चश्मा यहीं से फूटेगा। लेकिन जब चश्मा फूटने वाली जगह पे एड़ियां नहीं रगड़ने दी जाएंगी, उसका एक कॉन्फिडेंस मर गया। वो स्टूडेंट कभी भी नहीं आगे बढ़ सकेगा। वो तो एक सहम गया ना, उसे यही होगा कि कल को अगर मैं बोला तो वो बॉसी एटीट्यूड, जो आपने बोला कि बॉसी एटीट्यूड खा जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो राइट्स हैं जॉब्स के वो भी स्लब हो गए, जो स्टूडेंट राइट्स हैं वो भी स्लब हो गए। अब ये 2 पैरेलल चीजें, अब यहां से निकलनी है लीडरशिप। तो लीडरशिप फिर वही आ गई ना। मैं फिर आप पूरे का एनालिसिस जरा करके कथारसिस करें तो एंड पे आपके पास यूथ नहीं है लीडरशिप के अंदर। ये जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, यहां से मुझे लगता है कि हम अपनी स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह की अगर उनको ट्रेनिंग देंगे, इस तरह का उनका जो है पर्सनालिटी को आप ढाल देंगे, क्योंकि ये वो एक जमाना होता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी को जिस तरह से मोल्ड कर दिया जाए, आप इजीली उस तरह से आपका जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो झुक जाता है। तो बड़े अच्छे से हम जो है वो अपने लीडर्स को, स्पेशली अपनी फीमेल लीडर्स जो है वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और फीमेल्स में लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा से बात करती हूँ कि औरत को बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर वो घर संभाल सकती है तो वो मुल्क की भागदौड़ भी संभाल सकती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और लीडरशिप के हवाले से बात करें तो आज के नौजवान में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत कम दिखाई देती हैं। बॉस होने में और लीडर होने में बड़ा फ़र्क है। तो बॉसी बिहेवियर से ज़रा बाहर आकर हमारी नौजवान नस्ल को ज़रूरत है कि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको हम देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो लीडर होने में बड़ा फ़र्क है और किस तरह से जो है ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा चेंज कर सकती है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मोल्ड कर सकती है। स्पेशली अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी स्टूडेंट यूनियंस हैं वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हम अपनी जो है वो अपनी यूनियंस को किस तरह से एक्टिव करके ख़वातीन को कितना मुतहर्रिक कर सकते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वो मुल्क की भागदौड़ में कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं। क्योंकि आज जो स्पेशली हालात चल रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। सियासत के हालात जो हैं वो बड़े गंभीर दिखाई देते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल हम हर चीज़ का रोना रोते हैं, हम गिले शिकवे बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या कभी हम में से किसी ने ये सोचा है कि हम क्यों ना इस तमाम हालात की बागडोर जो है वो अपने हाथों में लें और अपने मुल्क के हालात को खुद बेहतर करने की कोशिश करें? चाहे वो मर्द है, औरत है, अल्लाह ने जो है आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो अपने मकसद को ज़रूर तलाशने की कोशिश करें। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हमें कुछ सिखाती हैं, शाउर देती हैं, वहाँ पे हमारी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं
कि हम आगे बढ़कर ना सिर्फ दीगर शोबों में जो है वो अपनी खिदमात को सरअंजाम दे सकें, बल्कि सियासत में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें ये यूनियंस कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे, और इसमें खवातीन का कितना अहम किरदार हो सकता है। बिलाल, खवातीन के हवाले से अगर थोड़ा सा स्पेशली बात करें तो कितना अहम किरदार हमारी यूनियंस उनको आगे बढ़ाने में कर सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुल्क की भाग दौड़, मेरा नहीं ख्याल कि मर्द या औरत इनमें हम कोई तफरीक कर सकते हैं, दोनों बड़े आसान अंदाज से इसे संभाल सकते हैं। बिलाशुबा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ी अच्छे तरीके से निभा सकती हैं तो फिर कोई भी खातून आ सकती हैं। और मेरे ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक हमवार रास्ता मुहैया किया तमाम खवातीन के लिए, एक मोटिवेशन बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थोड़ा इम्तियाज है भी, उनको क्रेडिट जाता भी, उन्होंने बहुत सारी खवातीन को इस हवाले से प्रमोट किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जाता है कि उन्होंने बहुत सारी खवातीन जो नए जैसे फैसलाबाद से फिरदौस राय साहिबा थी और अकलौती एक खातून है जो अभी केसेस का फेस कर रही है, बाकी तो माशाल्लाह जितने मर्द थे वो भाग गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अज़म है कि खातून होने का फायदा ये भी है कि वो डट के तो खड़ी होती है किसी जमात के साथ। पाकिस्तान से नून की बात करें, खालदा मंसूर साहिबा साबिक MNA भी रह चुकी हैं, MP भी रह चुकी हैं, नजमा अफजल साहिबा MP रह चुकी हैं, मदीहा राना साबिक MP रह चुकी हैं। लेकिन इन तीन के बाद मुझे चौथा नाम नहीं, हाँ फ्रिया फातिमा थी उनके बाद, लेकिन ये चार के अलावा आप बात करें यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मुझे नहीं नजर आया। मुझे याद है 2018 से पहले का वो दिन, 2016-17 की ये बात है, फिर दोस्त राय साहब मेरे साथ बैठ के डिस्कस करी थी कि मैं यूनिवर्सिटीज में लड़कियों को कैसे अपने साथ इंकरेज करूं। तो एक प्लान मैंने भी उनको बना के दिया कि एज अ जर्नलिस्ट हमारा ये भी हक बनता है जब हम किसी के राइट की आवाज बुलंद करते हैं तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको कुछ सोल्यूशंस भी दें। तो मैंने उनको कहा था कि आप यूनिवर्सिटीज में जाएं जहां स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक जो फीमेल है विंग, वो मेल विंग के साथ कोलैबोरेशन से मुहतात होता है थोड़ा सा। जो आज के हालात है मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो डेफिनेटली कुछ तनकीदी पॉइंट्स हो जाते हैं जो शायद टीवी पे बोलना नाजायज है, तो जायज नहीं है। तो इसलिए वो आप उनको अपने एक शेल्टर के नीचे लेके आए जहां सिर्फ फीमेल हों, फीमेल का इंटरेक्शन हो, आप उनमें से 2-3 को तैयार करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। वो कल को एक तो आपकी एहसानमंद भी रहेंगी, दूसरे आपकी लीडरशिप के नीचे से, छतरी के नीचे से कुछ नई लीडरशिप पैदा होगी। अगर देखें तो पाकिस्तान से नून के अंदर मरियम नवाज साहिबा एक खातून मौजूद है, लेकिन माजर के साथ मुझे उनकी छतरी के नीचे से कोई अच्छी फीमेल नौजवान सियासतदान नजर नहीं आती। लेकिन वो एक अगर आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज लेवल पे फिर से जाएं तो जो फीमेल हैं, बहुत सारी तो नहीं, मुझे तो सिर्फ 5 to 10%, मैं बहुत बड़ा फिगर बता रहा हूं, 5 to 10% फीमेल में इंटरेस्ट नजर आता है पॉलिटिक्स की तरफ। एंड मैं हमेशा शौक हो जाता हूं जब कोई लड़की गए, मुझे पॉलिटिक्स में शौक है और मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। लेकिन मसला ये है कि जब वो आना चाहेंगी तो उनको पूरी ट्रेनिंग चाहिए। ये देखें, एक जॉब के लिए जैसे आप जर्नलिस्ट बनते हैं तो पूरी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो सियासत ऐसे कोई गली मोहल्ले का खेल नहीं है कि उठे जाके आप सियासतदान बन गए और आपने कोई कंपेन किसी कर दी तो बाद में आपको मखसूस इस पे MPA बना दिया जाए, ऐसे नहीं है। फिर आप बेड़ा गर्क करेंगे जैसे बहुत सारे सियासतदानों ने किया हुआ है। तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बाद अपनी प्रॉपर एक सियासी जो है वो वाबस्तगियां किसी अच्छे लोगों के साथ बनाएं जहां से आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, जो हमारा पिछला टॉपिक डिस्कस पिछले ब्रेक से पहले हो रहा था कि फैसलाबाद से मुझे 2 नाम नजर आते हैं। एक राना असद आफ्ताब हैं, राना आफ्ताब के बेटे हैं वो, जो कि साबिक सीनियर सूबाई वजीर रह चुके हैं, पंजाब के पीपल्स पार्टी के सदर रह चुके हैं। उनका बेटा पाकिस्तान से नहीं पढ़ा, स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है। वो नौजवान यहाँ के प्रैक्टिस भी कर रहा है और वो सियासत के अंदर भी मुजम्मिल सरवर है, वो पाकिस्तान से नहीं पढ़ा, कैम्ब्रिज से पढ़ के आ गया, FC से पढ़ा। हमारे सरकारी अदर में, हाँ, ताहिरा खिची हैं, इस वक्त खिचियां बरनाला झुमरे की एक रिहायशी लड़की है जो पढ़ी लिखी है और भी पढ़ रही है और कानून की डिग्री हासिल कर रही है। उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो उनसे भी यही बात इस पे हुई। वो एक लड़की हैं फैसलाबाद में, मुझे पूरे फैसलाबाद में छानबीन के बाद एक सिंगल लड़की नजर आई जिसको मैं ये कह सकता हूं सियासत में आने के लिए इंटरेस्टेड थी, जो बाकायदा कंपेन कर रही हैं, लेकिन उनके पास सियासी बैकग्राउंड है। मुजम्मिल के पास भी है, असद आफ्ताब के पास भी है।
जिनके पास नहीं है, सवाल फिर वहीं आ गया ना, वो क्या करेंगे? हाँ, वो क्या तो करेंगे? ये शेल्टर्स, ये छतरियां जो बहुत बड़े बड़े जो यूनियन से लीडर से खुद बने हैं, वो आज आगे यूनियंस को प्रमोट क्यों नहीं करना चाहते? ये वो दो जिन लड़कों की आपने बात की, मर्दाजात की, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो सारी बातें बाहर से आए हैं, उनका एक अलग विजन है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस तरह के माहौल से निकल कर आए हैं। सवाल तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसमें वो क्वालिटीज क्यों नहीं है, और ये यूनियंस जो हैं वो उस तरह से पॉजिटिवली क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रही? क्योंकि बिलाल, जब भी हम यूनियंस का, स्टूडेंट यूनियंस का नाम सुनते हैं तो आम बंदे के जो जहन में आता है लड़ाई झगड़ा और फसाद और एक स्टूडेंट्स की अपनी बदमाशी करना जो यूनिवर्सिटीज में है, तो टोटली इसका एक जो है वो मनफी तासुर पैदा होता है और दिखाई भी देता है। इसकी क्या वजह है? मैं चाह रहा था ये सवाल हो, थोड़ा सा रुख इधर को जाए। तो अब देखें, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन माज़र के साथ मैं आपको यूनिवर्सिटीज के नाम ले लेके बता सकता हूं कि अब वो यूनिवर्सिटीज लीडरशिप पैदा कर रही है, प्रमोट कर रही है। हमने देखा था कि एक नाम होता था कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, जो पढ़ेगा यहां से या तो ब्यूरोक्रेसी में जाएगा या सियासतदान बनेगा। दो विंग्स होते थे, लोग रावियन लिखते थे। फैसलाबाद जीसी से नौजवान निकलते थे, सियासतदान बने हैं। लेकिन आज हमारे सरकारी इदारे बेसिकली आमराना सोच पे चल रहे हैं। वीसी तो ऑल एंड ऑल है। वो पंजाबी में कल मैंने एक जुमला बोला था स्टूडेंट्स को, मैं तो फिर ये तो यही सोच रहा हूं, उत्ते रब थल्ले टीचर, जो वो करना चाहे करेगा आपके साथ। बेसिकली टीचर तो नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है। आप यूनिवर्सिटीज के अंदर आज भी माहौल प्रिवेल करें। मैं आपको नाम बताता हूं, मोहम्मद अली जो हमारे वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी रहे हैं, उन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज और इन्हीं पॉलिटिकल जो अंदाज में जो नौजवान उनको प्रमोट किया, और बड़े अच्छे नौजवान उस यूनिवर्सिटी में उस दौर में गुजरे हैं। वो आगे इस्लामाबाद में इस वक्त अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। हमें बेसिकली मुस्बत अंदाज के हुक्मरान बनाने के लिए, मुस्बत अंदाज के अपने उस्ताज़ा के ऊपर जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वाइस चांसलर सीटों में लोग हैं, वो चाहिए। चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब थे, और उनके पहले अगर मैं खालिद मकबूल साहब थे, बड़े अच्छे। अब दो नाम मैंने लिए हैं, अभी जो गवर्नर साहब हैं वो भी, ये तीन को मिला लें तो ऐसे गवर्नर्स, क्योंकि चांसलर तो गवर्नर होता है, इनके नीचे जब लोग आएंगे तो इनको भी चाहिए कि अपना किरदार अदा करें कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इनको प्रमोट होने दें। और प्रमोट होने के अंदर देखें, हम कहते हैं, हम किसी से पूछ लें इलेक्शन क्यों जरूरी है, वो कहते हैं जी इलेक्शन होने दें, टेन्योर पूरा होने दें, आहिस्ता आहिस्ता गंद निकल जाएगा। तो फिर यूनियंस भी बहाल करें, आप उसके ऊपर नजर रखें। ये तो एक रियासत की बात है, वो एक यूनिवर्सिटी की बात है, छोटे लेवल के ऊपर है। आप उसके ऊपर अगर थोड़ी सी नजर बुनियादी रखेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा आसान होगा कि जो स्टूडेंट नेगेटिव अप्रोच लेकर चल रहे हैं, जो बदमाशी करना चाह रहे हैं, गेट्स के ऊपर से असला आप रोक सकते हैं, आप चेकिंग वहीं कर सकते हैं, यूनियन को अंदर ऐलान करने दें, इलेक्शन करवाएं, वो अपना मौकफ बयान करें, अपना मौकफ बयान करें सब स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दें वो किसको वोट देना चाहें। एक हेल्दी इन्वायरमेंट पैदा करें, फिर उन स्टूडेंट्स को जो विन करते हैं उनको सिंडिकेट तक अप्रोच दें। आप महदूद करें कि इन स्टूडेंट्स का, देखें मैं आपको फैसलाबाद के अंदर स्कूल्स लेवल पे अब बता देता हूं कि उनके अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने देखा टीएमयूसी के ऊपर, रूट्स के ऊपर, नाम लेना इसलिए जरूरी था कि मैं इलेक्शन उनके अंदर देख रहा हूं, क्यों? वो लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। उनके वालिदैन आके तो वहां लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट जीतते हैं, अपनी खुशी मनाते हैं। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर यही होता था, कॉलेजेस के अंदर यही होता था, वहां से लीडरशिप जाती थी, वोट कास्ट होते थे, बैनर्स रखते थे, पोस्टर होते थे, रैलियां होती थी। यूनिवर्सिटी के अंदर रैली करने दें, साथ सिक्योरिटी वाले जो इतनी मुफ्त फौज रखी हुई है, भर्ती की हुई है, उनसे कोई ड्यूटी करवाए ना, उन्हें कहेंगे ये पूरा अमन की जो यकीनी बनाने की सूरत हाल है, उनकी जिम्मेदारी ये लगाएं, वो अमन को बरकरार रखें, स्टूडेंट्स को अपने हक के लिए बोलने दें। जब देखें स्टूडेंट सिंडिकेट के अंदर बैठा होगा, वो अपने राइट्स की आवाज की बात कर सकेगा। मुझे कभी यकीन है, डॉक्टर अगर बात करें आप इसरार साहब की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनका एक वसी तजर्बा है और इस सोच में वो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते होंगे। क्योंकि मेरी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे वाइस चांसलर से मेरी बात हुई तो वो इस चीज पे एग्री हैं कि चीजों हो जाए। लेकिन खौफजदा की होते हैं जो वो ना दाएं और बाएं वाले समझा रहे होते हैं, सर ना 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 आपको उतरवा देंगे, आपको। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, बड़ी माजरत के साथ। एक एहतजाज हो रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बच्चों का। अब डॉक्टर जलाल आरफ और पीआरपी डिपार्टमेंट, जिनका काम है मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना, एक मीडिया हाउस आता है, वो आके कवरेज कर लेता है स्टूडेंट्स की, उनका मौकफ सुन लेता है,
तो ये गुनाह करार दे दिया जाता है पीआरपी डिपार्टमेंट का, और वॉइस मैसेज बकायदा जो हॉस्टल के इंचार्ज हैं उनकी तरफ से वॉइस मैसेज वीसी को भेजे जाते हैं कि ये करवा रहे हैं। भाई वो क्यों करवाएंगे? उनको क्या मुफाद है? स्टूडेंट मीडिया के ऊपर जब एक नेगेटिव खबर किसी यूनिवर्सिटी की चलेगी, ये तो पीआरपी डिपार्टमेंट का नेगेटिव पॉइंट है, तो वो खुद एहतजाज क्यों कवर करवाएंगे? वो हमसे कहते रहते हैं हमारा मौकफ ले लें, मैंने भी मौकफ लिया, देखिए वो एक पॉजिटिव फेस के लिए। तो मैं यही कहता हूं ऐसे वही है ना कि जब इतना इनिशियल स्टेज पर हम आवाज को दबा देंगे, एक स्टेटमेंट हम बड़ी आम सुनते हैं कि जो शरीफ आदमी होता है वो डरपोक होता है। मुझे लगता है, मैं तो इससे टोटली इख्तलाफ करती हूँ, मुझे लगता है कि आपके अंदर वो करेज, वो बहादुरी, वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती हैं जो आपको बोलने से रोकती हैं। जब हम अपने स्टूडेंट्स को बोलने से रोकते हैं तो हम अपने मुस्तकबिल को तारीख कर रहे हैं। और जैसे कि आपने भी अभी बात की कि बहुत कम, कोई 5 to 6% जो है वो स्टूडेंट्स में हमें पॉलिटिकली इंटरेस्ट नजर आता है। जिनमें नजर आता है इंटरेस्ट, हम उन्हीं को आगे लेकर नहीं चल रहे हैं, उन्हीं को दबा रहे हैं, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? बिलाल, आप अपने घर में किसी से आगे पूछ तो लें जरा, अपने वालिद। मैं सब बच्चों को कहता हूँ पूछें आगे घर से, मैं सियासत में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो जवाब आएगा मेरे ख्याल में इतना अच्छा होगा, कुछ को तो घर ही बिठा लेंगे बच्चे वालिदैन के, तुम जाओ ही ना, तेरा बच्चा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तू ना करी हम यूनिवर्सिटी तालीम। आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगे कि किस तरह से हमारा पूरा जो है सोसाइटी को जो है वो एजुकेट करने की भी जरूरत है, और इस तरह के स्पिरिट्स को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है कि हमारे लड़कियां और लड़के जितनी भी नौजवान नस्ल हैं वो आगे बढ़ें और बगैर किसी खौफ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट10 और मुल्क की सियासत के हवाले से हमेशा से हम बात करते आए हैं, लेकिन लीडरशिप की पर अगर बात की जाए तो लीडर्स की बहुत कमी हमें दिखाई देती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की नौजवान नस्ल जो है वो आगे बढ़ चढ़ के सियासत में हिस्सा ले। पार्टीज़ के जो है उसके तरीक़ेकार को, सिस्टम्स को अगर हमें चेंज करना है, हमें अपने मुल्क की हालात को बेहतर करना है, तो हमें अपने यूथ को आगे लेकर आना पड़ेगा। और यूथ में किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ को पैदा किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से वो बसता हो, किसी भी उसके अंदर कोई भी स्किल हो, लेकिन उसे पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितना ही अच्छा हो कि हम अपने स्टूडेंट को जो है वो डे 1 से उनकी ट्रेनिंग को इस तरह से करें ताकि उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा हों, उनके अंदर वो एतमाद आए, वो उनके अंदर वो जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए कुछ कर गुजरने का, कुछ करके दिखाने का। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगर बेहतर बनाना है तो हमें अपनी यूथ को जो है उन्हें मजबूत करना होगा, अपनी स्टूडेंट यूनियंस को जो है उसे फिर से बहाल करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट हो, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानिब गामजन हो, नए चेहरों का पार्टीज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीनियर्स का अपना एक मुकाम है, अपनी एक रिस्पेक्ट है, उनके तजुर्बे से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन अपनी यूथ को भी आगे लेकर आना है। और क्या ये मुमकिन हो पाएगा, और किस तरह से हम जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर सकते हैं, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। और जानेंगे बिलाल से कि बिलाल किस तरह से अभी भी वक्त रहते कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो क्या हम अपनी यूनियंस को अगर अभी से उसी तरह से एक्टिव करें और एक पॉजिटिव मोटो के साथ आगे बढ़ाएं, तो क्या मुस्तकबिल में हम चीज़ों को चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल। अगर देखें यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे एक दहाई के बाद जो इश्यूज आए थे, कुछ कत्लो गारत हुई, कुछ स्टूडेंट्स ने बदमाशियां दिखाई, जो मैं उनको सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, मैं क्रिटिसाइज भी करता हूं। उनके बहुत सारे अपने मसाइल थे जिन्होंने यहां तक लेके आए कि स्टूडेंट्स, जब मैंने खुद ये लाइव मनाज़र देखे हैं, जब देखें लड़ाई झगड़ा, उनमें से अब बहुत सारे तालिब इल्म जब आज मिलते हैं तो वो अफसोस करते हैं उन दिनों के ऊपर, क्यों पर्चा हुआ, तालीम छूट गई, पाकिस्तान से भागना पड़ गया, अब बाहर मुलाजमतें कर रहे हैं, वो सेटल हो गए जो भी है, लेकिन वो लाइफ जो एक अच्छा पढ़े लिखने की तरफ वो जाना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। फिर बहुत सारे मसाइल आए, 5, 6, 7 साल उन्हें मुश्किल निकाले। तो क्या अच्छा ना होता कि वो दिन ही ना आते, ये यूनियंस भी। अच्छा, अब अगर यूनियंस से इशू है यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी छोड़ देना, यूनिवर्सिटी कहते कि आप 2 ग्रुप्स बनवा के, 2 ग्रुप्स में बनवाए, यूनिवर्सिटी सतह के ऊपर डीएसए की जिम्मेदारी लगा दे कि या डिपार्टमेंट्स की सतह के ऊपर अनाउंसमेंट करे कि इलेक्शन होने हैं स्टूडेंट यूनियन के, तो देखें उनको ऐलान किया जाए कि आप स्टूडेंट यूनियन की तरफ से इलेक्शन लड़े, लेकिन किसी भी तंजीम से वाबस्तगी आपकी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में इसमें भी एग्री हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, लीडर्स निकलेंगे, पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे, बच्चों का पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये इंटरेस्ट इसलिए जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स को प्रमोट करना है, ये इसलिए जरूरी है कि वोट बैंक
और वोटर बढ़ाना है कि आपका जब तक हक राय दही इस्तेमाल करने वाला अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं करता, आप बेशतर लोगों से पूछें कि आपने वोट दिया था, वो कहेंगे नहीं, और उनकी तनकीद सुनेंगे तो 1.5 घंटा लेक्चर जरूर देंगे आपको, पाकिस्तान में बदला ही कुछ नहीं है। बंदा कहे आप खुद नहीं बदल रहे, पाकिस्तान ने कहां बदलना है। हम अपना फर्द वाहिद, अपना एक हक जो है हमें रियासत ने दिया है, वो हमें अपना अदा करना चाहिए, और वो हमारे ऊपर एक कर्ज है कि हमने उसको कैसे अदा करना है। बिलाशुबा लोग कहते हैं जी कुछ लोगों ने गलत दे दिया, गलत सही आपको नहीं पता, किसी को जो अच्छा लगा उसने वोट कास्ट किया है, ये उसका अपना राइट है, नेशनल फ्रीडम है, वो उसको यूज करे, उसको यूज करने दिया जाए। उसके लिए यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करे, और यूनिवर्सिटी जब इस सतह पर जाएंगे तो वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को इंकरेज करें। ये वही साहब है इस कौम का, छुट्टी मतलब कोविड आ गया या फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आती है तो हम छुट्टियां लेके फॉरेन नॉर्दर्न एरिया चल जाते हैं। उसमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का इक्वली किरदार होना चाहिए। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जितने भी इदारे हमें देख रहे हैं, उन सबकी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, उसकी पर्सनालिटी को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनको हर तरह से, हर लिहाज से जो है वो पॉजिटिव विजन में उनका सपोर्ट करना चाहिए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, चाहे हम सब्जी की बात कर लें, फ्रूट्स की बात कर लें, चिकन की बात कर लें। वो अशिया ज़िंदगी हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और अगर ये हमारी और आम बंदे की, क्योंकि जाहिर बात है कि हम सब जो है एक ही माशरे का हिस्सा है, एज सिटीज़न अगर मैं भी देखूँ तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लोगों की पहुँच से जो है वो बुनियादी ज़रूरियात जो है वो निकलती जा रही हैं। अगर सब्जियाँ इतनी महंगी हो जाएंगी, फल इतना महंगा हो जाएगा, तो शहरी किस तरह से सरवाइव कर सकेंगे। बस उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतर हो, और हालात बेहतर करने के लिए हमारी सियासत का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि इलेक्शन भी करीब हैं, हर तरह की जो सियासी पार्टी है वो मुतहरक तो दिखाई देती है, अपने अपने मंशूर के साथ मैदान में भी उतरी है। आने वाले वक्त में किस तरह से हालात बेहतर होंगे, क्योंकि महंगाई के जिन को काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी अवाम को रिलीफ मिल सके। एटलीस्ट उनका हक बनता है कि जो बुनियादी अशिया ज़रूरियात हैं उन तक उनकी रसाई आसान हो, और वो हर मौसम की जो अल्लाह ने दी हुई नेमत है उससे जो है वो लुत्फानंदोज़ हो सके। सियासत की क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में किस तरह से सियासत में बदलाव दिखाई देंगे, और इसमें हमारी यूथ का कितना अहम किरदार हो सकता है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है नवाजिश गुज्जर हैं, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम नवाजिश, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे दावत दी और अपना और पार्टी का जो है ना वो मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ से आए। और जारी बात है सियासतदान हैं, हमेशा से सियासत के हवाले से बात करते हैं, तो थोड़ी सियासत पे गुफ्तगू करने से पहले ज़िंदगी किस तरह की चल रही है, कितना मुश्किल रहता है पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो बैलेंस करना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। लेकिन जब ये हम देखते हैं कि मुल्की हालात के ऊपर, जब गरीब लोगों के ऊपर देखते हैं कि भाई एक बंदा, एक मजदूर जो है ना वो अब सरवाइव नहीं कर पा रहा, जिसकी 800-1000 रुपये वो दिहाड़ी लगा के आता है, वो रात को जब देखता है तो वो अपने बच्चों की ज़रूरियात नहीं पूरी कर पाता, उनके लिए खाना पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसे हालात जब देखते हैं तो फिर ऑलरेडी जो है ना वो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन भी होती है, और कुछ कर गुजरने का जो है ना वो दिल करता है कि इस मुल्क के लिए जो है ना वो हम कुछ कर सकें। हालात बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कशीदा हो चुके हैं, महंगाई का तूफान जो है ना वो बर्पा हो गया है। और उसकी जो है वो तो अभी हमने देखा है कि किस तरह से जो है वो अशिया खुर्दनूश जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लोगों की रसाई से बाहर होती जा रही है। इसमें हमारी मुल्की हालात का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सियासत की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं पार्टी पर आऊँ, उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी यूथ का जो है वो स्ट्रॉन्ग होना और यूथ में से लीडर्स का निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी देखें, गुज़श्ता चंद दहाइयों से आप अगर देख लें तो ये एक ख़ानदानों की सियासत की जो है वो बारियां चलती आ रही हैं। इसमें आप देख लें कि एक ख़ानदान जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो फिर पहला आ जाता है। ये बंदर बांट लगी हुई है, इसको जो है वो पहले ख़त्म होना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो सीनियर लीडरान को यूथ के लिए जो है वो मौके फ़राहम करने चाहिए, उनको एक प्लेटफार्म देना चाहिए। हमारी यूथ के पास टैलेंट की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हमारे पास जो है ना वो मौका नहीं कोई दे रहा।
कोई चांस देना नहीं चाह रहा। इस चीज की जो है वो बहुत ज्यादा फुकदान है। और मैं ये ना सिर्फ अपनी जमात के हवाले से भी, हम तो पूरी इंशाल्लाह कोशिश अब करेंगे कि सबसे पहले पार्टियों में जमहूरियत आना बहुत जरूरी है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, जैसे आपने पार्टी की बात की, अगर उनका किरदार हम देखें और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें पंजाब में, तो आप क्या समझते हैं कि कितना उनका किरदार अहम रहा है और कितनी उसमें बेहतरी मजीद आने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आप देखें अगर 2002 से 2007 तक का हमारा जो है ना मुस्लिम लीग काफ का टेन्योर रहा है, उसमें हमने वो प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था, बिलखसूस दीगर पार्टी का कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था, जिसमें सर फहरिस्त 1122 है, कार्डियोलॉजी है और दीगर आप देख रहे हैं कि जनरल हॉस्पिटल्स है, अलाइड हॉस्पिटल है। ये कितने ज्यादा हमने जो है ना वो काम किए हैं आज तक। आप दीगर पार्टियों के उठा के देख लें, वो आते हैं जी, वो मंसूबा किसी ने शुरू किया आके अपनी बस वो तख्ती चेंज कर दिया, अपना नाम लगा दिया, रिबन काटा, फारग। ये इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। अवाम की जो है वो बेहतरी के लिए इकदाम करने की जरूरत है। इस हवाले से आप देखें कि मुस्लिम लीग काफ का बड़ा जबरदस्त जो है ना वो मंशूर रहा है। हमने सेहत के हवाले से आप देख लें, तालीम के हवाले से देख लें, दही मराकज़ सेहत उठा के देख लें, आप कोई मंसूबा देख लें, जो है हमने अवाम की खुशहाली के लिए हम जितना कर सके हमने वो किरदार अदा किया है। लेकिन दीगर अगर पार्टियों की सूरत हाल देख लें तो भाई आप देखेंगे कि भाई कोई रोड अगर बना है तो 6 माह में वो टूट फूट का शिकार है। हमारे अदवार के जो बने सड़कें हैं, जो दीगर हमने काम किए हैं, वो आज तक ये दीगर हुकूमतें आई हैं, ये उसको कंटिन्यू ही नहीं रख पाई। तो इन्होंने जो है वो बजाय कोई नया प्रोजेक्ट लाने के उन्हीं का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें तो ये समझ नहीं आती कि जो फंड्स मुहैया किए जाने चाहिए थे वो फंड्स जा किधर रहे हैं, क्योंकि फंड्स का एक तो पता नहीं चलता, और ये वो फंड्स हैं जो हमारी आवाम के टैक्स का पैसा होता है, और वो बजाय शहरों की बेहतरी पर आवाम पे लगने के बजाय कोई उनका हिसाब ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। क्योंकि इसमें एक मुनासिब जो है वो सिस्टम के राइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम उन सब चीज़ों को जो है वो देख सकें कि अगर आवाम का पैसा है तो वो कहाँ पर लग रहा है। सारी बात है, जो लोग सियासत में बैठे हुए हैं वो मुल्क को, कौम को रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो आवाम के पैसे का सही वक्त पे और सही जगह पे लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि अभी आप देखें कि जो हमारा एमपीए है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए वो खर्च करके वो सूबाई असम्बली का मेंबर बनता है। जो हमारा एमएनए है वो 20 करोड़ रुपए खर्च करके जो है वो कौमी असम्बली का मेंबर बनता है। तो फिर उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये हमने सियासत को तजारत बना दिया है। ये इसका जो मकसद होना चाहिए था अवाम की खिदमत, वो खिदमत खलक से खत्म हो गए, वो अब तजारत बन गई है। अब जो 10 करोड़ रुपए लगा के आएगा उसकी तो कोशिश होगी कि मैं 10 अरब रुपया जो है ना वो साथ इकट्ठा करूं। जो 20 लगा के आएगा उसकी कोशिश है कि मैं 20 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा करूं। मैं ये समझता हूं कि आने वाले इलेक्शन में अवाम को अब ये सोचना चाहिए कि जो हमारे, खा वो मेरी पार्टी से है, वो किसी भी पार्टी से जो भी उम्मीदवार है जो चल के वोट मांगने आए, अवाम को अब देखना होगा कि क्या उसने अपनी जिंदगी में कभी करप्शन की है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है तो उसने जो है वो नौकरियां आई हैं तो नौकरियां कहीं बेची तो नहीं है, अपने रिश्तेदारों में तकसीम तो नहीं की। तो ये अब देखना होगा। सही और गलत की पहचान अवाम को है, लेकिन अभी एक दूसरी चीज जो है वो एक और अवाम में भी थोड़ा ट्रेंड गलत जाता है कि भाई 2-4 लैंड क्रूजर अगे होने तो 5-7 वीको डाले पीछे होने, तो वो उसको समझते हैं कि भाई ये सही है, हकीकी मायनों में हमारा जो है वो उम्मीदवार है। लेकिन हम जो है वो अब अपनी पार्टी में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे नौजवान हैं बिलखसूस, जिनके पास अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, हम उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज हम जो है वो हर हलके में अपने उम्मीदवार लेके आएंगे। और कोशिश यही होगी कि जो हकीकी मानों में पढ़ा लिखा नौजवान है उसको हम जो है वो आगे मौका दे सकें, ताकि इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो एक अच्छे लीडरान
सामने आ सके। बिल्कुल। और नवाजिश, जैसे आप बात कर रहे हो कि यूथ का आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हमारी सीनियर क़यादत को जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी सीट्स पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितनी भी सीनियर सियासतदान देखे जाएं वो लास्ट मोमेंट तक अपने करियर के वो अपनी जो कुर्सी का चाम है उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसमें तो हमारी जितनी भी सीनियर क़यादत है उसको थोड़ा सा बैकफुट पे आने की ज़रूरत होगी अगर हमें अपने नौजवान को आगे लेकर आना। तो आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल, ऐसा मैं दीगर जमातों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिम लीग काफ के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और साबका जो है वो मेरे पास डेजिग्नेशन रहा है कि गवर्नर पंजाब के साथ मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। अच्छा। फिर सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब के टेन्योर में मैं उनके साथ रहा हूँ कोऑर्डिनेटर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी नायब सदर पंजाब जो है वो मुंतखब किया गया है मुस्लिम लीग काफ की जानिब से। तो ये एक मैं समझता हूँ एक चेंज है जो आनी स्टार्ट हो गई है। अब दीगर पार्टियों की अगर बात करें तो वहाँ पे ये एक ज़रूरी टैग है कि भाई को फलां साहब का जो है वो पार्लियामेंटेरियन हो या फलां जो है वो उसके पास वो जो है वो बड़ी गाड़ियाँ वो ज़रूरी हों, तो उसी को जो है वो अच्छे ओहदों पे बिठाया जाएगा। लेकिन ये एक चेंज हमने जो है वो हमारी पार्टी ने शुरू की है जिसमें बड़ा अहम किरदार रहा है साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि नौजवानों को आगे लेके आएँ। और अगर मैं इसमें थोड़ी बात ऐड करना चाहूँ तो जब चौधरी सरवर साहब जो है वो गवर्नर पंजाब थे तो उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे जो है वो अवाम के लिए खोल दिए। तो अवाम जो है वो जब गवर्नर हाउस आती थी तो चौधरी साहब जो है वो उनके साथ डायरेक्ट बातचीत करते थे, उनके डायरेक्ट मसाइल सुनते थे। हालांकि आप देखें कि गवर्नर पंजाब का एक आईनी होता है, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी पूरी कोशिश होती थी कि भाई जो एक दीवार है अवाम के दरमियान और लीडर के दरमियान या अवाम के दरमियान या जो बड़ी कुर्सी पे बैठा है हुक्मरान है उसके दरमियान जो दीवार है वो उन्होंने ख़त्म की। ये क्रेडिट उनको जाता है बेसिकली। और इसके बाद जो है वो मसाइल सुनते थे और उनको हल करने की जो है वो भरपूर कोशिश करते थे। लेकिन आप दीगर अगर जमातों में देख लें या दीगर हुक्मरानों का हाल देख लें तो अवाम का तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आवाम को रिलीफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी जब बात का आगाज़ किया तो मैंने यही चीज़ हमेशा से हम बात करते आए हैं कि महंगाई का रोना जो है वो आवाम रोती है, क्योंकि वाकई ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया अपने घर का चूल्हा जलाना। रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल सिटी होने के बावजूद जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज मान पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके मान पड़ जाने से बेरोज़गारी जो है वो अपना जो है वो पीक पे चली गई और साथ ही साथ हर किसी के लिए मुश्किल हो गया 2 वक्त की रोटी कमाना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और बहुत बार ऐसा भी नवाजिश, अब तो हालिया कुछ अरसे में ये भी देखा गया है कि लोगों ने अपने बच्चों को तालीमी इदारों से जो है वो निकाल दिया है, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा आमदन ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की बुनियादी तालीम जो कि उनका हक है वो उनको दे सकें, उनको अच्छा खाना पीना दे सकें। जाहिर बात है आप मिडिल क्लास हो, लीड क्लास हो, लो मिडिल क्लास हो, ये एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी हर शहरी का हक बनता है। और हुकूमत की ये बेसिकली जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के हालात पैदा ही ना होने दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़ा ही दुख का एक मैं कहती हूँ कि लम्हा फिक्रिया है कि हमारे यहाँ अब लोग जो है वो भूख और अफलास से जूझ रहे हैं। देखें, फैसलाबाद जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब है और अभी का सूरत हाल आप देख लें कि ये तबाही के दहाने पे खड़ा है। 70 से 80% जो है वो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बिल्कुल। इंडस्ट्री बंद होने के एक तो नुकसानात ये है कि मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो तबाह होती है। दूसरे इसके नुकसानात ये है कि अगर किसी इंडस्ट्री में 200, 250, 300 वर्कर है तो वो जब बेरोजगारी के आलम में घर बैठता है तो उसके पीछे जो है वो 7-8 लोगों का वो कफील है। वो सारा निज़ाम उनका दरम बरम होता है। फिर उसके साथ साथ अगर रोजगार चलता है तो वो उसके घर में बच्चा है, बच्ची है, वो उसकी शादी करता है तो उसमें आप देखें उसमें केटरिंग वाले भी इन्वॉल्व हैं, उनके आगे वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसमें ज्वेलर्स इन्वॉल्व हैं।
फिर उनके आगे वर्कर जो है झूलर तो आप निकाल ही लेना, क्योंकि अब आम बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो शादी करे और वो ज्वेलरी जो है वो पहने दे, तो वो तो हम निकाल ही लेना। तो अभी उसमें ऐड कर लें, जूतों वाले ऐड कर लें, हाँ। कारखानों वाले ऐड कर लें, कपड़ों वाले ऐड कर लें, तो कितने जो है वो बिजनेस उसमें शामिल हो जाते हैं, कितने लोगों का जो है वो उसमें रोजगार चलना शुरू हो जाता है। तो ये बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरानों की, कि उनकी पॉलिसियों की, कि दिन ब दिन बिजली, गैस, पेट्रोल के रेट जो है वो डॉलर बढ़ता जा रहा है, उनको कोई भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ये बदकिस्मती हमारे हुक्मरानों की है कि इंडस्ट्री यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो रही है बांग्लादेश, वियतनाम, दीगर ममालिक की। आप सूरत हाल देख लें कि इंडिया 90s में बैंकक्रप्टी के दहाने पे खड़ा था जी, और उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा और उन्होंने जो है वो लंबा सोचा। और अभी आप देख लें कि इंडिया की टेक्नोलॉजी किधर खड़ी है, हमारी टेक्नोलॉजी किधर खड़ी है। यूथ को एम्पावर करने का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। ऐसी कोई लीडरशिप पॉलिटिकल है ही नहीं पाकिस्तान में कि जो यूथ को आगे ला सके। जब तक यूथ को हम आगे नहीं ला सकेंगे, हम जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी वो इसी तरह चलती रहेगी। ये ओहदों की जो है वो हुकूमतों की बंदरबांट जो है वो ये चलती रहेगी, बारियां लगी हुई हैं ये खानदानों की, ये चलती रहेगी और मुल्क जो है वो मजीद तबाही के दाने की तरफ जो है वो गामजन होता रहेगा। हमें इससे निकलना होगा। अभी वक्त है कि अवाम को अब चेंज जो है वो अपनी लीडरशिप को भी चेंज करने की जरूरत है। मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि अब जो बंदा वोट मांगने के लिए जाए, अवाम उससे ये सवाल जरूर करे या खुद जरूर सोचे कि भाई इसने कितनी करप्शन की है, इसने अगर कोई सड़कें बनाई हैं तो उसमें से कितनी कमीशन खाई है, इसने अगर नौकरियां आई हैं तो इसने कितनी नौकरियां बेची हैं, कितनी अपने जो है वो रिश्तेदारों में तकसीम की है। तो अभी ये चेंज लाने की जरूरत है। इसी तरह से अच्छे जो है वो लोग, उनको रास्ता मिलेगा, वो आगे आएंगे। जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा तब तक जो है वो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। वो परवेज मुशर्रफ साहब का एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग था कि उन्होंने जाते जाते कहा था कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। तो वाकई सच में आज जो हालात हो गए हैं कि इस मुल्क का वाकई अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन अब सोचने की जरूरत है हमारे हुक्मरानों को, हमारे अदारों को। और मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा हमारे इलेक्शन कमीशन को भी कि उनको चाहिए कि जो है वो प्रॉपर एहतसाब करे, जो भी उम्मीदवार है वो कितना जो है वो खर्च करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, उसका एहतसाब करे। तो अब जरूरत है हमारे इदारों को भी मैं ये दरखास्त करता हूं, हमारी जुडिशरी को भी मैं ये दरखास्त करता हूं कि साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो अब इस मुल्क की जरूरत है। खुदारा भूल जाएं पास्ट को, भूल जाएं माजी को, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आइंदा के लिए जो है वो हमें अब सोचने की जरूरत है और पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर बात है कि अगर हम माजी में रहेंगे तो हम कभी भी अपने हाल और मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया, वही कौमें जो है वो तरक्की करती हैं जो अपने मुस्तकबिल को संवारने की जानिब जो है वो गामजन होती हैं, बजाय अपने माजी पे जो है। हम हमेशा से, हमारे यहाँ एक बड़ी रवायती सियासत है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि हम जो है वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, माजी की चीज़ों को जो है वो खुरेदते चले जाते हैं, बजाय के हाल के जो सूरत हाल है उस पर बात करें, उसकी हल की बात करें। इलेक्शन भी करीब है तो पार्टी की क्या अंदरूनी सियासत किस तरह से चल रही है और क्या इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जो है वो स्टार्ट कर दी है अपने मंशूर जो है वो आवाम को देना। और दूसरा, अगर आप माजरत के साथ मैं फिर से आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा कि 2002 से जो है वो 2008 तक का हमारा जो टेन्योर है, नवाज़िश, हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और मुस्लिम लीग काफ किस तरह से उसमें अपना किरदार अहम अदा कर सकती है आने वाले इलेक्शंस में। इसी के हवाले से हम बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मुल्क की सियासत की बात करें तो सियासत में बेहतरी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सियासी पार्टियों का इसमें जितना अहम किरदार हो सकता है, उतना ही हमारी यूथ का और हमारे आने वाले जितने मुस्तकबिल के लीडर्स हैं उनका बहुत अहम किरदार रह सकता है। इलेक्शन क्योंकि करीब है, इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से और क्या मंशूर रहेगा हमारे आने वाले दिनों में हमारी पार्टी का और हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनका, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई पार्टी होती है, हमारे अवाम
आवाम की, उनका कोई ना कोई फेवरेट लीडर होता है, सब चाहते हैं कि वो उनको सपोर्ट करें। तो जब भी इलेक्शन का दौर चलता है, एक ज़माना इलेक्शन का, मैं तो उसको ज़माना ही बोलती हूँ, क्योंकि एक अजीब सी जो है ना वो आबो हवा में जोश जज्बा हमें दिखाई देता है। तो वोट कास्ट करने से पहले इस चीज़ की यकीन दहानी ज़रूर कर लें कि आपके हाथ में जो वोट है वो आपकी ताकत है, और उसे आपको किसे देना है और कौन है जो मुल्क की भागदौड़ को आसान अंदाज से चला सकता है। इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं और इलेक्शन के हवाले से पार्टी का क्या मंशूर है, ये जानेंगे हम नवाजिश से। नवाजिश, जैसे कि हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह की सियासी पार्टियां हैं, उनके डिफरेंट मंशूर हैं, तो आपकी पार्टी का क्या मंशूर है और इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपको भी इल्म है कि अभी फरवरी में जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो उस हवाले से तैयारियां भी ज़ोरों शोर से, अभी उतनी ज़ोरों शोर से जारी नहीं है, लेकिन ये कि आने वाले चंद दिनों में जो है वो ये वाज़े नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इसमें हम ये ढूंढ रहे हैं, आपको मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हम रवायती जो है वो सियासतदानों को इसमें अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। हम साफ और सुथरे लोगों को जो है वो आगे लाना चाहेंगे। इसमें दीगर पार्टी से भी मैं दावत देता हूँ जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ ज़रूर जो है वो शमूलियत इख्तियार करें हमारी मुस्लिम लीग काफ को। ये काफ लीग ही एक जो है वो अब बेहतरीन जमात अब सबको नज़र आएगी कि जिसने कुछ करके दिखाया है। अभी आप दीगर जमातों की बात कर लें तो वो जैसे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी या अदर जमातें हैं, तो उन्होंने कहने की बातें कुछ और हैं और दिखाने की बातें कुछ और हैं, करने की काम कुछ और हैं। दूसरा जो है वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अच्छे लोगों को लेके आएंगे और जो नौजवान हैं बिलखसूस उनको जो है वो जो अभी सियासत में आने का इरादा रखते हैं, मुल्क की खातिर जो है वो कुछ अच्छा इक़दामात करना चाहते हैं, हम उनको आगे लेके आएंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारे जो है वो उम्मीदवार जो होंगे वो नौजवान ज़्यादा होंगे। तो जो बातें चलती रहती हैं कि भाई ये फलां के पास इतना पैसा है या फलां अमीर है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये जो 1,50,000 में जो है ना वो इलेक्शन किसी दौर में लड़े जाते थे, हम जो है वो उस वक्त को जो है वो दोबारा लेके आएंगे, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और आवाम को बिलखसूस आपने अभी बात की जो वोट की ताकत है, यही बेसिकली ताकत है। बिल्कुल। अगर अवाम से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपका चाहे पसंदीदा उम्मीदवार कोई भी है, कोई भी पसंदीदा जमात है, मैं उस पर जाता ही नहीं हूं, हाँ, लेकिन वोट लाजमी दें। ये ना हो कि आप घर बैठे रहें और वोट आप दें ना, तो फिर जब आपसे बात हो कि जनाब महंगाई बड़ी बढ़ गई है जी, यह इदा हो गया उदा हो गया, तो लेक्चर देने पे जो है वो 1-1.5 घंटा 2 घंटे आप लगा दें, लेकिन वोट आपने दिया ही ना हो। आपने तो अपने किसी लीडर का इंतखाब ही नहीं किया। हाँ। आपने तो अपना जो है वो हिस्सा डाला ही नहीं है, तो आपको फिर कोई ये भी हक नहीं पहुंचता कि भाई आप कह सके कि भाई ये फलां गलत है या फलां ठीक है। अपना हक जरूर इस्तेमाल करें। असली जो है वो ताकत अवाम है। ये सब भूल जाएं कि भाई को फलां असल ताकत है, नहीं, अवाम असल ताकत है। हुक्मरान जो है वो हुक्मरान नहीं है, वो बेसिकली जो है वो खादम होना चाहिए। बिल्कुल, और है भी यही चीज़ है कि हम अवाम जो है वो अपने वोट की ताकत से एक लीडर चुनती है और उसको लेके आती है इक़्तिदार में, ताकि वो आगे जो मुल्की हालात है उसको बेहतर कर सके। और इस बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि तनकीद करने का हक उन लोगों को बिल्कुल नहीं है जो वोट कास्ट नहीं करते हैं। तो वोट की ताकत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि वोटर्स का जो टूटा हुआ एतमाद है उसे आने वाले दौर में हमारी सियासी पार्टियां बहाल कर पाएंगी? क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हैं, लोगों के घरों के चूल्हे नहीं चल रहे हैं। आम आदमी, आम शहरी, मैं अपने घर की भी अगर बात करूं तो मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं मेरी ज़िंदगी से मुंसलिक, उनको ये है कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए, आपका रोज़गार अच्छा होना चाहिए। हर इंसान हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान कम्यूनिटी में लोग अपना सोचते हैं, अपनी फैमिली का सोचते हैं, उससे निकल के फिर कहते हैं मुल्क का सोचते हैं। हमारे यहाँ वो यूनिटी या उस तरह की नेशन नहीं है कि जो कहे कि अच्छा मुल्क की हालात के बारे में पहले सोचो। पहले लोग अपने घर का, अपने बीवी बच्चों का सोचते हैं। तो आपको लगता है कि जो वोटर्स का हम टूटा हुआ या खोया हुआ एतमाद है उसे सियासी पार्टियां बहाल कर पाएंगी? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो हुक्मरान को जो है वो चूज़ करते हैं, बेसिकली वही आके आपका एतमाद तोड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
अवाम इस टाइम बेरोज़गारी की और महंगाई के तूफान के नीचे जो है वो दब गई है। बेरोज़गारी की चक्की में अवाम पिस गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अवाम को ये समझना भी चाहिए कि ताकत का सरचश्मा भी वो खुद ही है। वही जिसको चाहेंगे उसको आगे लेके आएंगे। अब ये सोचना होगा, अवाम को भी अब ये देखना होगा कि कौन सी जमात जो है वो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतरीन इकदाम कर सकती है। बिल्कुल सही। आपको मैं अगर बात करूं तो हमारी जो है वो अब ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में करती थी वो बिल्कुल मायूस होकर बैठी हुई है। उसकी यही वजह है कि पाकिस्तान में निज़ाम की स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और दूसरा जो आता है वो यहाँ तो धांधली करके आ जाता है, या उस पर जो है वो 5 साल अगर गुजरते हैं उसके तो धांधली के इल्जामात ही लगते रहते हैं। अभी इसको चेंज करने की जरूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को जो है वो इस हवाले से इकदामात करने चाहिए, ना सिर्फ सोचना चाहिए कि ऐसे साफ और शफाफ इलेक्शन हो कि जिसके ऊपर जो है वो अवाम का भी कोई सवाल ना हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी इसको तस्लीम कर सके। और पाकिस्तान की अभी आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, डॉलर की बात कर लें, तो वो सूरत हाल सुबह कुछ है शाम को कुछ है, लेकिन पिसना अवाम को पड़ता है। अवाम उसमें जो है वो पिस के रह जाती है। अभी ये जो है वो IMF से कर्जे लेते हैं, वो उसके बाद जो है वो उसको ब्लैक करके अपने जाती अकाउंट्स में जो है वो ये मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। करप्शन बेसिकली इस मुआशरे का नासूर बन चुकी है। जब तक ये करप्शन जो है वो खत्म नहीं होगी तब तक हम इस अवाम की बेहतरी के लिए हम कुछ सोच नहीं सकते। हमें अब ये कोशिश करना होगी कि अगर मैं ये समझता हूं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए अगर सोचना हो तो खुदारा मैं सभी सियासी जमातों को भी इसमें दावत देता हूं कि खुदारा आप भी मिल बैठें। भाई माजी में जो करना सो कर लिया, इस मुल्क के लिए कुछ सोचें कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। इस मुल्क में टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। नौजवान जो है अभी आप देखें कि लाखों की तादाद में नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर चला गया है। और जैसे हमारी नवाजिश यूथ बाहर जा रही है, माइग्रेशन का जो सिलसिला एक तूल पकड़ता जा रहा है, ये एक बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। अगर हम इन चीज़ों को, जारी बात है वो यहाँ से जा रहे हैं तो इसका मतलब वो यहाँ से फेड अप है, उनको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स मुहैया नहीं है कि जहाँ पे वो अपनी सलाहियतों को बरोकार ला सके। तो कितनी ही ज़्यादा फिक्रमंद मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि हमारे यहाँ का जितना ब्रेन है वो दूसरे दीगर ममालिक में जा रहा है, वहाँ पे जाके उनकी तरक्की में अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी आपने बात की है कि उनके यहाँ से भी जितना भी एक बड़ी तादाद में एक कंट्रीब्यूशन होता था मुल्क के लिए, हमारे यहाँ सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए वही बात है कि पार्टियों की आपस की जो जंग है या लड़ाई है, अगर जो भी उनके आपस में इतराज़ात हैं उनसे बाहर निकल कर, हमें ज़ाती मफादात से बाहर निकल के हमें मुल्की हालात के बारे में सोचना पड़ेगा। लाहे हमल की बात करें मुस्तकबिल के तो क्या होने वाला है, किस तरह से अवाम की खिदमत करेगी आपकी पार्टी। और माजी की जारी बात है हर किसी की कोई ना कोई गलतियां होती हैं, तो क्या उन गलतियों को हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा से दोहराया नहीं जाएगा? जी इंशाल्लाह हमारी जो है वो मंशूर ही यही है कि हम नौजवानों को प्लेटफॉर्म दें। नौजवान जो है वो इस मुल्क की, मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी का क्या मंशूर होने वाला है और वो अवाम के हक में कितना बेहतर साबित होगा, इस हवाले से जानेंगे। लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत के हवाले से बात करें तो बड़ा ही एक जो है वो मज़ेदार सा माहौल बन जाता है जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं और डिफरेंट तरह की पार्टीज़ के डिफरेंट मंशूर होते हैं, विजन होते हैं। हर कोई जो है वो अवाम को अपने मंशूर पर लाने की कोशिश करता है और उसके बाद के क्या लाहे अमल रहते हैं वो तो मुस्तकबिल में ही देखा जाएगा कि जो इलेक्ट होकर आता है क्या वो अपनी बात का उतना पक्का है, अपने कॉल पर उतना रहता है या नहीं। और इस इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का क्या मंशूर है और आने वाले दिनों में इनका क्या लाहे अमल होगा, ये हम जानेंगे नवाजिश से। नवाजिश, तो क्या पार्टी के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, क्या लाहे अमल जो है वो आने वाले दिनों में आपकी पार्टी का होगा? मैडम सबसे पहले तो मैं पहले भी आपसे बयान कर रहा था कि नौजवान जो हैं, पढ़ा लिखा नौजवान इस मुल्क में
जो है वो रीढ़ की हड्डी की सलाहियत रखता है, लेकिन बिल्कुल। उसको उजागर करने की ज़रूरत है, उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप आने वाले दिनों में देखेंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो नौजवानों के लिए एक नुमायाँ किरदार जो है वो अदा करती आपको नज़र आएगी। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह टीम बड़ी ज़बरदस्त है पंजाब की। जो हमारे चौधरी सरवर साहब हैं, साबिक गवर्नर पंजाब, वो मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, प्लस सदर पंजाब हैं, और जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन है। बड़ी ज़बरदस्त टीम है। अब चौधरी सरवर साहब की अगर आप बात करें तो वो तकरीबन 14 साल जो है वो स्कॉटलैंड में MP रहे हैं, और फिर वहाँ से छोड़ के जो है वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए पाकिस्तान आए, गवर्नर पंजाब बने, और जो हुक्मरान और अवाम के दरमियान जो दीवार थी वो उन्होंने ख़त्म की। तो ये ऐसे जो है वो ख्यालात रखने वाले, अवाम का दर्द रखने वाले जो है वो हमारी लीडरशिप है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जिस तरह से मुस्लिम लीग काफ ने 2002 से 2008 तक जो है वो पाकिस्तान की, पंजाब की खास तौर पे जो खिदमत की है, अवाम ने हमें मौका दिया, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी तरह से हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। और अभी की सूरत-ए-हाल देख लें, अभी हमने 11-12 का जो है वो हमारी जमात ने जो है वो गवर्नमेंट के दौरान एक तोहफा अता किया पंजाब को, उसका पुरसाने हाल नहीं है, उसकी गाड़ियां टूट फूट का शिकार है, उसको कभी जो है वो पेट्रोल के मसाइल का सामना है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप कोई नया जो है वो प्रोजेक्ट अवाम की फलाह के लिए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, लेकिन जो साबका जो चल रहे हैं अवाम की फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट हैं, आप उनको ज़रूर कंटिन्यू रखें। तो अवाम को मैं यही समझता हूँ कि जो मैडम 200-250 कनाल के घर में रहता है, वो कभी भी जो 2 मरला के घर में किराए के घर में रहता है बंदा, वो उसके जो है वो मसाइल समझ नहीं सकता, वो उसके प्रॉब्लम्स कभी समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कभी उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं। अवाम को अब जरूरत है कि ये जो बड़ी गाड़ियों वालों का ट्रेंड है, इनको थोड़ा कम करके अवाम को चाहिए कि वो अपने में से जो है वो उम्मीदवारों को सामने लेके आए। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा मंशूर है कि हम हुक्मरान ही अवाम को बनाएं, हम ताकत ही जो है वो शिफ्ट कर दें हम अवाम के पास। एक तो वोट की ताकत अवाम के पास है, और उनका नुमाइंदा भी उन्हीं में से हो, जिसको पता हो कि ये मसाइल है, इसका हल इस तरह से होगा। पढ़े लिखे नौजवान की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन कमी है जो उसको जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की है। अब ये बात है कि जो बंदा रिलेट कर पाएगा, अब एक बंदा है जो लैंड क्रूजर से उतरता है, उसने कभी वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे सफर ही नहीं किया है, उसने कभी धक्के ही नहीं खाए हैं, तो उसको आम पब्लिक के जो है वो मसाइल का उस तरह से आइडिया नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो है वो सियासी शऊर की भी बहुत कमी हमें दिखाई देती है। मैडम आप देखें अभी जो इंडिया है वो हमसे कितना आगे, टेक्नोलॉजी में देखने कितना आगे चला गया। ये पंजाबी में कहते हैं जुमा जुमा 8 दिन हुए ना, ये अफगानिस्तान जो है वो कल अभी जो है वो आज़ाद हुआ है हकीकी मानों में। अब उनकी गवर्नमेंट देख लें, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ पे जो है वो सजा और जजा के निज़ाम की बहुत कमी है। आप देखें कि जो अमीर है, जो एलीट क्लास से है, उसको सजा और जजा का इल्म ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये होती क्या है। वो बेचारे बीमार भी होते हैं, थोड़ा सा उनको बुखार होता है तो जनाब उठ के जो है वो लंदन या दीगर ममालिक में चले जाते हैं। उनके बच्चों के पास उनको पता ही नहीं है कि भाई हमारे पास जो इतना ये अंधाधुंध पैसा है ये आया किधर से है। एहतसाब की कमी है, रूल ऑफ लॉ की कमी है। ये अवाम को भी जो है वो अब ट्रेंड चेंज करने की जो है वो जरूरत है कि जो करप्ट है उसको करप्ट समझें। और ये अगर आपने भी एक और बात इसमें मैं ऐड कर दूं कि अगर आपने करप्शन की है जी, तो आप जो है वो उसका पैसा ब्लैक करके जो है वो बजाय बाहर ममालिक में ले जाने के, अपने अकाउंट्स में डालने के, आप उसकी इधर ही कोई फैक्ट्री लगा लो, वो कम से कम किसी को रोजगार तो मिल जाएगा, कोई गरीब भूखा तो ना सोए। कुछ 200, 250, 500 वर्कर जो है वो उसमें काम करेगा, वो 8-10 बंदों का जो है वो अपनी फैमिली का कफील है,
उसको तो कोई सहूलियात मिल जाएंगी। खुदारा सबसे पहले हमें करप्शन के गंद को जो है वो खत्म करना होगा। ये कैंसर की तरह से जो है वो नासूर बन चुकी है, ऊपर से लेके अवाम तक। अभी आप देखें कि अदम बर्दाश्त अवाम में जो है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा आ चुकी है। आप रोड पे निकलें, आपको नजर आएगा कि भाई हर कोई जल्दी में है और हर कोई जो है वो बेसब्री किसी कैफियत में है। तो उसकी वजह यह है कि अवाम सेटिस्फाई ही नहीं है, किसी ना हुक्मरान पे है ना अपने रोजगार पे है। और अभी बच्चों की जो है वो तालीम, वो जो बुनियादी जो है वो हमारी गवर्नमेंट का वो मंशूर रहा था, जो सेहत है वो हमारी गवर्नमेंट का बुनियादी मंशूर रहा था। इंशाल्लाह ये आइंदा भी रहेगा और ये अवाम को जो है वो हम रोजगार के मौके और तालीम और दूसरा जो है वो सेहत के हवाले से जो इक़दामात हैं उस हवाले से हमारी जमात जो है वो, अगर अवाम ने मौका दिया, अल्लाह ताला ने चाहा, तो इंशाल्लाह ये जो हमारी पार्टी की अगर गवर्नमेंट बनी तो ये हकीकी मानों में अवाम की गवर्नमेंट होगी, अवामी हुकूमत होगी, हम खादम होंगे, अवाम उसमें जो है वो हुक्मरान होगी। क्योंकि जाहिर बात है कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं है तो आप वैसे ही इरिटेट रहते हो। जैसे आपने कहा अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में इसलिए बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की भी एग्जांपल लें तो अगर घर में भी कोई मसला चल रहा हो तो आपको पता है हमारा मूड जो है वो अजीब सा हो जाता है, हम लो फील करते हैं, चिड़चिड़ापन का। और मुल्की हालात जब इस तरफ चल पड़ेंगे तबाही की तरफ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कारोबार जो है वो मांद पड़ गए हैं, हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो सियासी आगाही, लीडरशिप, ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे अब बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी आवाम को आगाह करें और आवाम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। वो तमाम यंगस्टर्स या वो तमाम जो आपको देख रहे हैं इस टाइम पे लोग देख रहे हैं, कितना आप क्या समझते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है वोट कास्ट करना? क्योंकि जितने भी अगर हम सोशल मीडिया पे सर्वे देख लें, आम कम्युनिटीज़ में बैठ के बात कर लें, लोग कहते हैं हम वोट नहीं देंगे। तो वोट ना देना तो मसले का हल नहीं है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। वोट ना देना मैं समझता हूँ कि वो अपना हक आपने इस्तेमाल नहीं किया, या एक हक है। अभी अगर आप देख रहे हैं कि बाप बेटे से जो है वो, या भाइयों के जो है वो आपस में इख्तलाफात रहते हैं कि भाई फलां ने मेरा हक खा लिया है, फलां ने मेरा इतना कर लिया है। भाई ये भी आपका हक है। आप जब वोट नहीं डालेंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे, तो ये जो है वो आप अपना हक जो है वो किसी और की झोली में डाल देंगे। तो कोई आप का जो है वो नापसंदीदा जो है वो हुक्मरान बन के सामने आ जाएगा, तो फिर वो तो अपनी मनमानी करेगा। अभी तो मैं ये दरख्वास्त करता हूं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से, और जहां तक जो है वो मेरी आवाज जा रही है, मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि अभी हमारी जो जमात है, हम स्पेशली ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उम्मीदवारी जो है वो नौजवानों को लेके हैं, वो उन गली मोहल्लों से उठा के लेके, और आप अपने जो है उसको वोट जरूर दें। बिल्कुल, आवाम का वोट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, आप आए और आपने इतनी तफसील से जो है वो गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जितनी भी आवाम देखने वाली है उनके मसाइल का हल तभी हो सकता है जब वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।